हेलो एवरीवन। हम लोग डेल्टा एस के बारे में देख लिए थे। एंट्रोपी में चेंज कैसे निकाला जाता है किसी प्रोसेस में, सिंपल हीटिंग कूलिंग में, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात किए थे और ये देखे थे कि अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तो उसमें पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है। ये हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ में ही, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही हम लोग बात करते हैं किसकी, तो गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड, कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है और उससे कैसे हम लोग ये देखते हैं कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। एक्चुअली हम लोगों ने क्या बोला है कि अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो पूरी यूनिवर्स की एंट्रोपी उसमें बढ़नी चाहिए। तो पूरी यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है डेल्टा एस टोटल, उससे हम लोग रिलेट कर देते हैं गिब्स फ्री एनर्जी को और फिर वहीं से हम लोग बात करते हैं कि प्रोसेस में गिब्स फ्री एनर्जी क्या होना चाहिए। अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसमें गिब्स फ्री एनर्जी क्या होना चाहिए, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो क्या होना चाहिए। तो ये सब हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी से स्टार्ट करते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी है क्या। गिब्स फ्री एनर्जी इसको हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्टेट फंक्शन होता है या पाथ फंक्शन। तो ये एक स्टेट फंक्शन है, बात हो चुकी है स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन। तो गिब्स फ्री एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है। दूसरा ये इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव, तो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं, तो गिब्स फ्री एनर्जी को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, H माइनस टी एस, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये जो टर्म है T इंटू एस, तो ये भी एनर्जी का टर्म ही आता है। एंट्रोपी और उसमें टेम्परेचर अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये जो टर्म आता है ये भी एक एनर्जी का ही टर्म है। तो एनर्जी जो कंटेंट है बॉडी का या हमारे सिस्टम का, उसको हम लोग बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। जो टोटल एनर्जी कंटेंट है एक तरह से उसको समझ सकते हैं। तो G इज इक्वल टू हम लोग H माइनस टी एस डिफाइन करते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जानना है कि गिब्स फ्री एनर्जी एक्चुअल में क्या होता है, इतना बस हम लोग समझते हैं कि एक तरह से किसी सिस्टम का एनर्जी कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ से DG अगर निकाला जाए DG, तो ये हो जाएगा DH माइनस डी ऑफ टी एस, ऐसा हो जाएगा। अगर इसमें हम लोग कंडीशन ले लें एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर की कंडीशन ले ली जाए तो Dg इज इक्वल टू हो जाएगा DH माइनस टेम्परेचर बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा TdS। और फिर अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो ये Dg का इंटीग्रेशन हो जाएगा डेल्टा G, DH का इंटीग्रेशन डेल्टा H माइनस T, DS का इंटीग्रेशन डेल्टा S। तो डेल्टा G इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। और हम लोग इसी कंडीशन के साथ चलते हैं। एक्चुअली एक और कंडीशन हो सकती है क्या, कि एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाए। S अगर कांस्टेंट हो गया तो ये बाहर आ जाएगा, तो S डेल्टा T हो जाएगा। बट हम लोग उसके साथ नहीं चलते हैं। हम लोग में जो आता है, जितना आता है उसमें यही है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हमारे लिए डेल्टा G क्या लिखा जाएगा, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। इसी को हम लोग साथ लेके चलेंगे। अब बात ये आती है कि डेल्टा G से हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है, कैसे इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो अंदाज़ा हम लोग इस तरीके से लगाते हैं कुछ, कि हम लोगों ने क्या लिखा है, डेल्टा एस सिस्टम का प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग का, इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो डेल्टा एस टोटल हो जाएगा। तो डेल्टा एस फॉर सिस्टम प्लस डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एस टोटल, ऐसा होगा। इसको तो ऐसे रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं डेल्टा एस फॉर सिस्टम। डेल्टा एस सराउंडिंग, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि डेल्टा एस सराउंडिंग को क्या लिख सकते हैं, अगर याद हो तो क्या लिखा गया था, Q फॉर सराउंडिंग अपॉन T लिखे थे, Q फॉर सराउंडिंग अपॉन T, या उसको लिखे थे माइनस ऑफ Q फॉर सिस्टम अपॉन T लिखा गया था ना। तो इसको लिख देते हैं हम लोग माइनस ऑफ Q फॉर सिस्टम अपॉन T इज इक्वल टू डेल्टा एस टोटल। और हम लोग एक कंडीशन ले लेते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही,
प्रेशर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही। कांस्टेंट प्रेशर वाले हीट को ही हम लोग क्या बोलते थे, डेल्टा एच, याद होगा। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी लिखा गया था, नहीं एंथैल्पी में बताया था ना, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हम लोग हीट एक्सचेंज करते हैं वो डेल्टा एच के बराबर होता है, याद आ रहा होगा है ना। तो इसको हम लोग क्यू फॉर सिस्टम को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच फॉर सिस्टम। तो डेल्टा एच फॉर सिस्टम, ये माइनस तो रहेगा ही, माइनस क्यू के जगह क्या लिख देंगे, डेल्टा एच फॉर सिस्टम अपॉन टी इज इक्वल टू डेल्टा एच टोटल। अब इस टी को लाके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर एलसीएम लेके टी को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी इंटू डेल्टा एच फॉर सिस्टम माइनस डेल्टा एच फॉर सिस्टम इज इक्वल टू टी डेल्टा एच टोटल, ऐसा आ जाएगा। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बचेगा, डेल्टा एच फॉर सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच फॉर सिस्टम, डेल्टा एच फॉर सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच फॉर सिस्टम, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ऐसा हो गया नहीं। तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेल्टा जी। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस ऑफ डेल्टा जी फॉर सिस्टम, माइनस अगर कॉमन ले ली तो माइनस ऑफ डेल्टा जी किसका, तो सिस्टम का, इज इक्वल टू टी डेल्टा एस टोटल। तो अगर इस माइनस को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा डेल्टा जी फॉर सिस्टम इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल, ऐसा फॉर्मूला एक आ जाएगा। अब हमें प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है इसके बारे में हमें ये पता है कि डेल्टा एस टोटल कैसा होगा। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होगा, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एस टोटल नेगेटिव होगा, और अगर प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे है तो डेल्टा एस टोटल जीरो होगा, ये हम लोग जानते हैं। तो अगर इसके बारे में पता है, टेम्परेचर तो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगा, तो डेल्टा जी के बारे में पता चल जाएगा। जैसे अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, लेकिन बाहर क्या लगा है, नेगेटिव, तो ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव, डेल्टा जी सिस्टम नेगेटिव। अगर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एस टोटल नेगेटिव, डेल्टा जी सिस्टम पॉजिटिव। अगर प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे है तो डेल्टा एस टोटल जीरो, डेल्टा जी सिस्टम का भी जीरो। ये हम लोग बोलते हैं इस तरीके से होगा। पहले आप वीडियो पॉज करिए और इतना नोट करिए, फिर आगे हम लोग ये सारी चीज़ें लिखते हैं कि कब कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव, कौन सी क्वांटिटी नेगेटिव। पहले इतना नोट करिए वहाँ पे। नोट कर लिए, चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एस टोटल शुड बी ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी सिस्टम शुड बी लेस देन जीरो। ये नेगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो हो जाएगा और डेल्टा जी सिस्टम ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे है, अगर प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे है तो डेल्टा एस टोटल इक्वल टू जीरो होगा, डेल्टा जी सिस्टम भी इक्वल टू जीरो होगा। तो ये कंडीशन है तीन कि कब कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव, कौन सी क्वांटिटी नेगेटिव। किस कंडीशन में हम लोग डेल्टा जी को पॉजिटिव बोलेंगे, किस कंडीशन में नेगेटिव बोलेंगे, किस कंडीशन में जीरो बोलेंगे। जीरो कब होगा, तो जब प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे होगा। तो ऐसे में दोनों चीजें जीरो होंगी, डेल्टा एस भी जीरो होगा, डेल्टा जी भी जीरो होगा। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी सिस्टम का नेगेटिव होगा। अगर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एस टोटल नेगेटिव होगा, डेल्टा जी सिस्टम का पॉजिटिव होगा, ठीक है।
तो वीडियो पॉज करके इस चीज़ को नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? चलो, अब डेल्टा जी कैसा होगा किसी प्रोसेस का, तो डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी कैसा होगा तो ये डिपेंड करेगा कि डेल्टा एच कैसा है और डेल्टा एस कैसा है। डेल्टा जी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि डेल्टा एच और डेल्टा एस का साइन कैसा है। तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो सकता है या डेल्टा एच नेगेटिव हो सकता है, डेल्टा एस पॉजिटिव हो सकता है या डेल्टा एस नेगेटिव हो सकता है। तो कई कंडीशन, 4 कंडीशन बन सकती है इनके साइन पे बेस्ड। एक बार डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, एक बार डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस नेगेटिव, एक बार डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, और एक बार डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस नेगेटिव। ये 4 कंडीशन बन सकती है। तो ऐसे में डेल्टा जी पे क्या फर्क पड़ेगा ये हम लोग देखते हैं कि डेल्टा एच और डेल्टा एस के साइन को चेंज करें तो डेल्टा जी का साइन किस तरीके से चेंज होगा ये हम लोग देखते हैं। डेल्टा एच का साइन, डेल्टा एस का साइन, और ऐसे में डेल्टा जी का साइन क्या होगा इसकी बात करनी है हमें। तो पहला केस हम लोग लेते हैं जब डेल्टा एच निगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव हो। डेल्टा जी हम लोगों ने क्या लिखा है, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच क्या है, तो ये है निगेटिव, डेल्टा एच क्या है तो निगेटिव, तो ये क्वांटिटी निगेटिव हुई। डेल्टा एस क्या है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, टेम्परेचर तो पॉजिटिव होगा तो टी डेल्टा एस पॉजिटिव है, लेकिन बाहर क्या लगा है नेगेटिव, तो ये भी क्वांटिटी निगेटिव है, ये भी क्वांटिटी निगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव मिलके और ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहे, ऐड हो रहे हैं ना। मल्टीप्लाई होता तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये हमेशा डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव, और ऐसे में हमेशा प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो ऐसे में प्रोसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। समझ में आ रही है बात? ऐसे में प्रोसेस क्या होगा, हमेशा स्पॉन्टेनियस। अगर वही हम लोग दूसरी कंडीशन ले, डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस नेगेटिव, ऐसा अगर ले लिया जाए तो डेल्टा जी इज इक्वल टू है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच हमने पॉजिटिव लिया है, डेल्टा एस नेगेटिव लिया है, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ऐसे में डेल्टा जी हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो ऐसा प्रोसेस हमेशा क्या होगा, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आया नहीं? ऐसा प्रोसेस हमेशा क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर वही हम लोग कंडीशन ले लें, थर्ड कंडीशन ले लें, डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस भी नेगेटिव, ये कंडीशन ली तो दोनों नेगेटिव है। तो ऐसे में डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या होगा, पॉजिटिव। अब डेल्टा जी में एक नेगेटिव क्वांटिटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इन दोनों को ऐड करना है, तो ओवरऑल जो क्वांटिटी होगी वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है। डिपेंड करेगा किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। अगर इस वाली क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हुआ तो ओवरऑल दोनों क्वांटिटी मिलकर नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन वही अगर इस वाली क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हुआ तो ओवरऑल दोनों क्वांटिटी मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब बात किस पे आ रही है, मैग्नीट्यूड पे, कि किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है किसका मैग्नीट्यूड कम है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड तो हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हम लोग चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर को वेरी करा के। नहीं, टेम्परेचर को चेंज कर दे तो इसका इस वाली क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। क्या होगा, अगर हम लोग टेम्परेचर को हाई रखते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, और अगर इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ओवरऑल डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। टेम्परेचर अगर हाई है तो डेल्टा जी पॉजिटिव, मतलब प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। कब, जब टेम्परेचर हाई है। और अगर टेम्परेचर लो रखते हैं तब इस वाली क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा, तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। मतलब यहाँ इस तरह का अगर चीज़ है कि डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस भी नेगेटिव, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं।
प्रोसेस स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर की क्या कंडीशन है। अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, अगर टेम्परेचर लो है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? और अगर इसका उल्टा कंडीशन ले लिया जाए, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी फिर से वही चीज होगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ऐसा है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव होने की वजह से ये नेगेटिव है। तो इस बार डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब टेम्परेचर हाई हो। मतलब ये प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगा, तो जब टेम्परेचर हाई है। स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। ठीक है, तो ये चार कंडीशन बन सकती है जिसके बारे में हम लोगों ने देखा कि कब कौन सा किस कंडीशन में डेल्टा जी कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। H2 गैस से बन रहा है 2H गैस। बोला कि बताइए ये प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगा कब नॉन स्पॉन्टेनियस, या हमेशा स्पॉन्टेनियस या हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस। इस तरह कंडीशन बना दी गई। दिस प्रोसेस विल बी, पहला ऑप्शन ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, दूसरा ऑप्शन ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, तीसरा ऑप्शन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, चौथा ऑप्शन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। तो अब उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे चूज करेंगे, तो डिपेंड करेगा कि क्या है इसका साइन डेल्टा एच और डेल्टा एस का इस प्रोसेस के लिए, और वो हमें दिया नहीं गया है। तो वो हम लोग खुद से सोच सकते हैं, बात भी किए थे शायद इस पे। इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच का साइन कैसा होगा, H2 से 2H बन रहा है, बॉन्ड तोड़ा जा रहा है, एनर्जी हमें देना पड़ेगा, हीट हम लोग दे रहे होंगे, तो डेल्टा एच हीट दे रहे हैं तो पॉजिटिव हो गया। और डेल्टा एस कैसा हुआ, एक मोल गैस से 2 मोल गैस बना, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, ये फोर्थ वाली कंडीशन हो गई, डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस पॉजिटिव। तो ऐसे में कब स्पॉन्टेनियस होगा, तो स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग चूज कर लेंगे, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जाता है। तो वीडियो पॉज करिए और ये पहले नोट करिए। हम लोग ये देखे थे लास्ट क्लास में कि डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी की वैल्यू किसके बराबर होती है, और फिर ये देखा गया था कि कैसे पता लगाएंगे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच और डेल्टा एस के साइन से। डेल्टा एच और डेल्टा एस के साइन से डेल्टा जी का साइन पता चलता था, और फिर वहां से हम लोग पता लगाते थे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस। हम लोग ये देख लिए थे कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल्टा जी अगर जीरो हुआ तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होगा। ये हम लोग इतनी चीजें हम लोग देख लिए थे। एक दो न्यूमेरिकल छोटे छोटे बनाए जाते हैं, जैसे डेल्टा एच की वैल्यू दे दी जाएगी, डेल्टा एच की कुछ वैल्यू बता दी गई आपको, जैसे मान लीजिए 20 किलो जूल पर मोल, 20 किलो जूल है डेल्टा एच, और डेल्टा एस की वैल्यू बता दी गई 10 जूल पर केल्विन। डेल्टा एस है 10 जूल पर केल्विन, बोला गया 400 केल्विन पे डेल्टा जी कितना होगा इस प्रोसेस का, ये बताइए। तो डेल्टा एच हमें पता ही है, डेल्टा एस पता है, टेम्परेचर पता है, डेल्टा जी निकालना है। डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहां से हम लोग डेल्टा एच की वैल्यू रख देंगे, 20 किलो जूल दिया गया है तो जूल में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, 20 इंटू 1000 माइनस टेम्परेचर है 400 और डेल्टा एस कितना दिया गया तो 10। तो यहां से डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी 20,000 माइनस 4,000 मतलब 16,000 जूल में आएगा। अगर किलो जूल में लिखना है तो 16 किलो जूल लिख देंगे ना। या इसी क्वेश्चन में ये जो डाटा हमें दिया गया है डेल्टा एच और डेल्टा एस का, बोला जाएगा बताइए इनमें से किस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ऑप्शन 1 2 3 4, चार ऑप्शन आपके सामने होंगे। बोला जाएगा बताइए इनमें से किस प्रोसेस पे ये टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस होगा।
कोई भी वैल्यू हमें दे दी गई है, जैसे मान लीजिए कुछ दे दिया गया 500 केल्विन, यहाँ दे दिया गया 1100 केल्विन, यहाँ दे दिया गया है 1600 केल्विन और ये दे दिया गया 2200 केल्विन। तो अब ऐसा नहीं करेंगे हम लोग कि एक एक वैल्यू पुट करके डेल्टा जी निकालेंगे और अगर जिस वैल्यू पे डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो फिर बताएंगे कि ये आंसर होगा। ऐसा नहीं करेंगे, उसमें टाइम वेस्ट होगा। आएगा आंसर वहां से भी, लेकिन आप 4 बार डेल्टा जी निकाल रहे हो। इससे अच्छा क्या है कि हम लोग इस वैल्यू के साथ ये पता करें कि डेल्टा जी कब जीरो होगा, किस टेम्परेचर पे डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होगी। टेम्परेचर हम लोग निकालते हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे डेल्टा जी क्या हो जाए जीरो। तो अब इसको ले लीजिए आप जीरो, और यहाँ पे टेम्परेचर निकालना है हमें। तो यहां से देखा जाए कितना आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 20,000 उधर जाएगा, मतलब T इंटू 10 इधर आएगा, फिर 10 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा टेम्परेचर, 2000 केल्विन। इस टेम्परेचर पे डेल्टा जी की वैल्यू जीरो है, मतलब क्या, इस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे रहेगा, है ना। इस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अब हमें स्पॉन्टेनियस चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव। तो देखना है कि किस टेम्परेचर पे ऐसा होगा कि डेल्टा जी नेगेटिव होगा। मतलब हम लोग क्या करें, टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएं तब डेल्टा जी नेगेटिव होगा, टेम्परेचर को घटाएं तब डेल्टा जी नेगेटिव। ये डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है ना, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और ये क्वांटिटी पॉजिटिव, बट यहाँ नेगेटिव लगा है। तो हमें अगर डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव होगा। बात हो चुकी है ये सब, है ना। तो डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा। अगर इस t की वैल्यू 2000 है तब ये दोनों बराबर होंगे, तो इसकी वैल्यू 2000 से ज्यादा कर देंगे अगर, तो ये इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब कोई भी एक ऐसा टेम्परेचर जो 2000 से ज्यादा है वहां पे डेल्टा जी नेगेटिव आएगा इस गिवन डाटा के लिए, तो उसमें प्रोसेस क्या हो जाएगा, तो स्पॉन्टेनियस। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा वैल्यू 2000 से ज्यादा है, तो ये वाली वैल्यू 2000 से ज्यादा है, यहाँ पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल, छोटे न्यूमेरिकल्स, बहुत टफ न्यूमेरिकल नहीं बनाए जाते, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं यहाँ पे, उनको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई डेल्टा जी से रिलेटेड। अब कुछ इक्वेशंस हैं जो हम लोग को देखने हैं, उनको याद रखना है हमें। डिराइव कर लेते हैं हालांकि हम लोग, बट उनको याद रखेंगे डायरेक्टली। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सही है या नहीं है, इनमें से कौन सा इक्वेशन सही है, कौन सा गलत है, इस तरीके की चीजें पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। ये जो हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लिखा जा रहा है। रिवर्सिबल प्रोसेस की के लिए एप्लीकेबल है ये चीजें, ठीक है। हम लोग फर्स्ट लॉ से लिखते हैं du इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ऐसा लिखा जाता है, du इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, है ना। तो ds को हमने क्या डिफाइन किया था, dq रिवर्सिबल अपॉन t, ऐसा डिफाइन किया था हमने, और हमने प्रोसेस को रिवर्सिबल ही माना, तो dq जो है वो रिवर्सिबल वाला ही है। तो यहाँ से dq को क्या लिखा जा सकता है, dq इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, t ds, है ना, dq इज इक्वल टू t ds। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले, इस जो हम लोगों ने लिखा है फर्स्ट लॉ, इसमें dq की जगह रख देते हैं t ds। तो du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t ds प्लस dw, और dw कितना होता है, तो माइनस ऑफ p एक्सटर्नल इनटू dv होता है। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोग बात कर चुके हैं कि p एक्सटर्नल को p इंटरनल के बराबर लेंगे, मतलब p dv उसको लिखा जा सकता है, तो ये हो गया माइनस p dv। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, du इज इक्वल टू t ds माइनस p dv, ठीक है। चलिए अब हम लोगों ने dh को क्या लिखा था, तो dh को लिखा था du प्लस d ऑफ p। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, du के जगह लाते हैं ये जो भी ऊपर हम लोग डिराइव किया है, t ds माइनस p dv, ठीक है। और इस d ऑफ pv को क्या ले सकते हैं, तो इसको ले सकते हैं प्लस p dv। एक बार इसको डिफरेंशिएट करके इसको छोड़ देते हैं,
और एक बार इसको डिफरेंशिएट करके इसको छोड़ देते हैं, वी डीपी लिख देते हैं। माइनस पीडीवी प्लस पीडीवी तो कैंसिल हो जाएगा, तो डीएच बचेगा क्या, डीएच आ जाएगा टीडीएस प्लस वीडीपी। डीएच इज इक्वल टू टीडीएस प्लस वीडीपी, ठीक है। इसी तरह dg इज इक्वल टू dh माइनस d ऑफ ts, ऐसा होता है। तो dh की वैल्यू अभी जो डिराइव किए हैं ये वाली, इसको लाके हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो dh की जगह आ जाएगा tds प्लस vdp, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो माइनस tds माइनस sdt, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस tds प्लस tds, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो dg इज इक्वल टू क्या बचेगा, vdp माइनस sdt, ठीक है। dg इज इक्वल टू vdp माइनस sdt। ये तीन फॉर्मूले हैं, इनको हमें याद रखना है, इन पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके आगे भी हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं कुछ चीजें, जैसे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर अगर है तो dg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt तो जीरो हो जाएगा, dg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vdp, मतलब dg अपॉन dp इज इक्वल टू v, ऐसा लिख सकता हूँ नहीं, dg अपॉन dp इज इक्वल टू v, या फिर इसको चाहे तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल g अपॉन डेल p, डेल g का मतलब क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू p, और किस चीज को कांस्टेंट लेते हुए, तो t को, तो जो कांस्टेंट लेते हैं उसको यहाँ इस तरीके से ले देते हैं, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए v, इसका मतलब क्या निकल रहा है, partial differentiation of g with respect to p at constant temperature, इसको ऐसे पढ़ना होता है ना, partial differentiation of g with respect to p at constant temperature is equal to v, या फिर इसी तरह at constant pressure, अगर प्रेशर हम लोग कांस्टेंट कर दें तो यहाँ से dg is equal to क्या हो जाएगा, माइनस एस डी टी, या फिर dg अपॉन dt is equal to माइनस ऑफ s, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर अगर इस फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट p इज इक्वल टू माइनस s। तो इस तरीके से चीजें लिखी जा सकती हैं, बट इस तरीके के क्वेश्चन आते नहीं हैं जनरली, लेकिन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए और इन सारी चीजों को वहां पे नोट करिए आप, उसके बाद आगे बात करते हैं। नोट कर लिए, चलिए। एक चीज और हम लोग को देखनी है, डेल्टा जी का रिलेशन नॉन पीवी वर्क के साथ। नॉन पीवी वर्क, नॉन पीवी वर्क का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। हम लोग यहाँ पे जनरली जो वर्क लेते हैं वो कौन सा वर्क लेते हैं, हम लोग एक सिलेंडर लेते हैं, उसमें पिस्टन लगाते हैं, उसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उस पिस्टन का मूवमेंट होता है, उससे वर्क होता है, उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पे जनरली। बट ये जो वर्क हुआ ये क्यों हुआ, प्रेशर अप्लाई करने की वजह से। कोई जरूरी नहीं कि हम लोग हमेशा वर्क जो करें वो सिलेंडर में पिस्टन लगा के ही करें हमेशा, ऐसा कोई जरूरी तो है। हम लोग वहां पे कॉइल लगा के इलेक्ट्रिक वर्क भी तो कर सकते हैं। वर्क की बात है ना, वर्क क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी का कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है फर्स्ट लॉ। तो जो वर्क हो रहा है वो हमेशा पीवी वर्क हो ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं, उसके अलावा भी वर्क हो सकते हैं। हालांकि हम लोग को कैलकुलेट करने नहीं दिया जाता है, हम लोग को पीवी वर्क ही कैलकुलेट करना होता है, इसलिए हम लोग ने डीडब्ल्यू को हमेशा लिखा है माइनस ऑफ पीडीवी,
बट उसके अलावा भी वर्क हो सकता है। इस टॉपिक के पहले तक हम लोग उसकी बात नहीं किए कभी, क्योंकि हम लोग को उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, हम लोग को पूछा ही नहीं जाता। हम लोग को हमेशा कौन सा वर्क पूछा जाता है, तो पीवी वर्क। हाँ, बट डेल्टा जी का रिलेशन नॉन पीवी वर्क के साथ होता है। नॉन पीवी वर्क का मतलब क्या? पीवी वर्क के अलावा कोई भी वर्क है तो उसको नॉन पीवी वर्क, सिंपल सी बात। प्रेशर वॉल्यूम वर्क के अलावा अगर कोई वर्क हो रहा है तो उसको हम लोग नॉन पीवी वर्क बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो फर्स्ट लॉ लिखते हैं, du इज इक्वल टू dq प्लस dw, तो इसमें जो वर्क है ये तो सारा वर्क है, हर तरीके का वर्क है, पीवी वर्क भी है, नॉन पीवी वर्क भी है। लेकिन हम लोग क्या करते थे, अभी तक पीवी वर्क ही निकाल रहे होते थे। बट अब अगर कंसिडर करें हम लोग कि वहां पे नॉन पीवी वर्क भी है, अगर ऐसा मान लेते हैं कि उस प्रोसेस में जो भी प्रोसेस हो रहा है वहां पे कुछ नॉन पीवी वर्क भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो क्या होगा? तो ऐसे में हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इस वर्क को मान लेते हैं कुछ पीवी वर्क हो रहा है और साथ में कुछ नॉन पीवी वर्क भी हो रहा है। कुछ पीवी वर्क हो रहा है वहां पे और कुछ नॉन पीवी वर्क हो रहा है, ऐसा मान लेता हूं। ऐसे में क्या होगा कि du इज इक्वल टू dq, और इस पीवी वर्क को तो हम लोग माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी ऐसा लिख ही सकते हैं, माइनस ऑफ पी डीवी। और हमने प्रोसेस को रिवर्सिबल मान लिया है तो पी एक्सटर्नल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी इंटरनल, ठीक है, प्लस डी डब्ल्यू नॉन पीवी, ठीक है। इस पी डीवी को इधर ले आते हैं, तो डी यू प्लस पी डीवी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू नॉन पीवी, ऐसा हो जाएगा। हमने प्रोसेस को रिवर्सिबल माना है और कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ऐसा मान ले रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो du प्लस पी डीवी, ये वाला टर्म dh के बराबर हो जाएगा शायद, नहीं? dh क्या होगा था, du प्लस d ऑफ pv, और प्रेशर कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, p dv हो जाएगा, तो ये वाला टर्म किसके बराबर हो गया, dh। अच्छा, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए dq को अभी हम लोग लिखे थे tds, ऐसा हो जाएगा। इस tds को इधर ले आते हैं, dh माइनस tds इज इक्वल टू dw नॉन pv, ठीक है। dh माइनस tds ये क्या दिख रहा है, ये तो dg दिख रहा है, नहीं? तो dg इज इक्वल टू क्या हो गया, dw नॉन pv। तो इसको अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो इंटीग्रेट करके हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा g इज इक्वल टू w नॉन pv, डेल्टा g इज इक्वल टू w नॉन pv। नॉन पीवी वर्क जितना भी होता है किसी प्रोसेस में, वो क्या होता है, उस प्रोसेस के डेल्टा जी के बराबर। जितना भी नॉन पीवी वर्क अगर कहीं पे हो रहा है तो वो उस प्रोसेस के डेल्टा जी के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, अगर किसी प्रोसेस में हम लोग नॉन पीवी वर्क कर रहे हैं, हम लोग जो सराउंडिंग है वो सिस्टम पे नॉन पीवी वर्क कर रहा है, अगर वर्क हम लोग करते हैं तो वर्क कैसा होता है, तो पॉजिटिव होता है, नहीं? हम लोग अगर वर्क कर रहे होते हैं तो वर्क कैसा होता है, पॉजिटिव। मतलब W पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा ऐसे में, पॉजिटिव। और डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा, प्रोसेस क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब क्या निकला, अगर किसी प्रोसेस में हमें नॉन पीवी वर्क करना पड़ रहा है तो प्रोसेस क्या रहा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ, अगर किसी प्रोसेस में सिस्टम नॉन पीवी वर्क कर रहा है तो ये वर्क नेगेटिव हो जाएगा, तो डेल्टा जी भी नेगेटिव, मतलब प्रोसेस क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस। तो सिस्टम नॉन पीवी वर्क कब करेगा, जब उसमें होने वाला प्रोसेस क्या हो, स्पॉन्टेनियस। बात समझ में आ रही है? हम लोग अच्छा ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम लोग सिस्टम पे नॉन पीवी वर्क कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा जी पॉजिटिव, मतलब गिव्स फ्री एनर्जी बढ़ी। तो जितना वर्क नॉन पीवी हम लोग किए सिस्टम पे, उतनी उसकी गिव्स फ्री एनर्जी बढ़ जाएगी।
नहीं, ऐसा बोल सकते हैं ना, जितना वर्क हम लोग सिस्टम पे, नॉन पीवी वर्क हम लोग सिस्टम पे करेंगे उतना सिस्टम की गिफ्ट फ्री एनर्जी बढ़ जाएगी। नॉन पीवी वर्क डन ऑन द सिस्टम is equal to increase in gives free energy of the system। ऐसा हम बोल सकते हैं। अच्छा, अगर सिस्टम नॉन पीवी वर्क कर रहा है तो ये नेगेटिव डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब गिव्स फ्री एनर्जी घटा। कितने से घटा? तो जितना सिस्टम ने नॉन पीवी वर्क किया उतने से डेल्टा जी, उतने से उसका गिव्स फ्री एनर्जी घट जाएगा। मतलब हम लोग इसका अपोजिट क्या लिख सकते हैं? नॉन पीवी वर्क done by the system is equal to decrease in gives free energy of the system। समझ में आ रही बात? तो ये चीज, ये स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही होते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं। इसमें न्यूमेरिकल्स हम लोग को करना भी नहीं है, इंजीनियरिंग में भी नहीं आता है, तो मेडिकल में तो नहीं आएगा। डिफिकल्ट होते हैं न्यूमेरिकल्स का, हम लोग को न्यूमेरिकल पोर्शन पे नहीं जाना होता है। इसमें हम लोग को थ्योरेटिकल पार्ट ही समझना है बस, और बस इतना ही इसमें समझना है। इसके अलावा नॉन पीवी वर्क का जिक्र हम लोग कहीं नहीं करेंगे, कभी कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर वर्क कैलकुलेट करने के लिए किसी क्वेश्चन में बोला गया आपको तो कौन सा वर्क होगा? तो पीवी वर्क ही होगा। अभी तक जैसे हम लोग कैलकुलेट करते आ रहे थे उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? चलिए, तो वीडियो पॉज करिए, इस चीज को नोट करिए वहां पे। नोट करिए। चलिए, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें इतनी ही चीजें देखनी थी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अब हम लोग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लेते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, उसमें कुछ है नहीं ज्यादा, एक स्टेटमेंट ही है बस, ऐसा समझ लेते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं उसमें। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या कहना है? सिंपल सा ऐसा कहना है इसका कि entropy of a substance present in its pure perfect crystalline form is zero at 0 Kelvin। समझे बात? अगर कोई सब्सटेंस अपने प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म मतलब उसमें और कुछ नहीं होना चाहिए, और कोई इंट्रोपी, हाँ, और कोई उसमें इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, अपने परफेक्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो। परफेक्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म तो होना चाहिए और वो क्रिस्टल परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो अगर कोई सब्सटेंस अपने प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट है और उसका टेम्परेचर आप 0 केल्विन कर दीजिए तो उसकी एंट्रोपी भी 0 हो जाती है। ऐसा कहना है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। लिखते हैं वहां पे, स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं फिर उसके बाद आगे देखेंगे। लिखिए, entropy of a substance present in its pure perfect crystalline form
is 0 at 0 Kelvin। लिखा। इस स्टेटमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, लिमिट टेम्परेचर टेंड्स टू 0 केल्विन, एंट्रोपी टेंड्स टू 0। अगर हम लोग टेम्परेचर को 0 केल्विन की तरफ ले जाएंगे तो किसी सब्सटेंस की एंट्रोपी भी किधर जाएगी, 0 की तरफ। अगर टेम्परेचर एग्जैक्टली 0 केल्विन हो जाएगा तो एंट्रोपी भी एग्जैक्टली 0 हो जाएगी। हाँ, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, वो सब्सटेंस अपने प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड लॉ को रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड लॉ का स्टेटमेंट इस तरीके से एक चीज में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक ग्राफ यहाँ पे बस हमें ड्रॉ करना है। इधर एंट्रोपी को हम लोग रख रहे हैं और इधर हम लोग टेम्परेचर को रख रहे हैं। ये टेम्परेचर किसमें है, तो केल्विन में। ठीक है, किसी प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेचर 0 है तो यहाँ पे एंट्रोपी भी कितनी होगी, 0। अब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सब्सटेंस की एंट्रोपी बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी, जब तक कि वो अपने सॉलिड फेज में है। अब सॉलिड से लिक्विड होगा किस टेम्परेचर पे होगा, तो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे। अपने मेल्टिंग पॉइंट पे वो सॉलिड से चेंज होकर किसमें चला जाएगा, लिक्विड में। और अगर ऐसा होगा सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो उसकी एंट्रोपी काफी ज्यादा बढ़ेगी। सॉलिड से कोई चीज लिक्विड में जा रही है, हाँ, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, उसी उसके मेल्टिंग पॉइंट पे ही कन्वर्जन हो रहा होगा ना। तो मेल्टिंग पॉइंट पे कन्वर्ट होके वो किसमें चला गया, तो सॉलिड से लिक्विड में। अब लिक्विड है वहां पे, अब फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड की एंट्रोपी फिर बढ़ेगी। इसको हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी इन फ्यूजन। ठीक है, अब ये लिक्विड हो गया। अब लिक्विड कब तक रहेगा, तो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक। जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा तो उस वो अब लिक्विड से किसमें चेंज हो जाएगा, तो गैस में। तो अब फिर से कांस्टेंट टेम्परेचर पे एंट्रोपी बढ़ेगी क्योंकि लिक्विड अब कन्वर्ट हो रहा है किसमें, तो गैस में। अब यहाँ पे गैस बन गया। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर गैस की एंट्रोपी बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते ये लगभग फिर आगे चल के लगभग पैरेलल हो जाता है। बहुत ज्यादा फिर एंट्रोपी नहीं बढ़ती है, बहुत हाई टेम्परेचर रेंज में चले जाता है तो एंट्रोपी फिर बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती है। ये किसके लिए, तो गैस के लिए। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो डेल्टा एस वेपराइजेशन। ठीक है, ये डेल्टा एस फ्यूजन हो गया, ये डेल्टा एस वेपराइजेशन हो गया। तो इस तरीके का एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं एंट्रोपी का टेम्परेचर के साथ। अच्छा, एक चीज रह गई थी पहले, एंट्रोपी जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां पे एक चीज रह गई थी। पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए आप लोग, फिर मैं बताता हूँ क्या रह गया था। पॉज करके ड्रॉ कर लीजिए। हो गया, ड्रॉ कर लिया। चलिए, एक चीज क्या रह गई थी, कोई फेज चेंज अगर होता है, किसी सब्सटेंस का फेज चेंज करते हैं। फेज चेंज करने का मतलब उसको लिक्विड से गैस में या उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेगा तो उसकी एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा, डेल्टा एस कितना होगा। कब, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करें, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करें तब। फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो होते हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होते हैं। नहीं, जैसे सॉलिड से लिक्विड अगर बनना है तो किस टेम्परेचर पे होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट पे होगा। लिक्विड से गैस बनना है तो किस टेम्परेचर पे होगा, तो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन वाले प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे होते हैं। ds इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा था dq रिवर्सिबल अपॉन t। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेट करने पे q हो जाएगा और ds का इंटीग्रेशन डेल्टा s हो जाएगा। ये जो प्रोसेस होते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन वाले, ये तो रिवर्सिबल ही होते हैं, तो ये क्यू तो क्यू रिवर्सिबल ही हुआ। और खास बात ये है कि ये कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं। प्रेशर भी कांस्टेंट, प्रेशर अगर हम लोग वेरी करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट वेरी करता है, मेल्टिंग पॉइंट वेरी करता है, बताया था ना ये सब सॉल्यूशन चैप्टर में देखा गया था ना। नहीं, थ्री फेज डायग्राम देखे थे, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा देखा गया था। खैर,
तो प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्यू को ही हम लोग क्या बोलते थे, डेल्टा एच। कांस्टेंट प्रेशर वाला ही डेल्टा एच होता था। तो यहां से डेल्टा एस को हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा एच अपॉन टी। फेज ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन बोलिए ट्रांजिशन बोलिए, तो उसके लिए जो डेल्टा एस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो डेल्टा एच उस ट्रांजिशन के लिए जितना है अपॉन जिस टेम्परेचर पे वो ट्रांजिशन हो रहा है। जैसे कोई एक्स लिक्विड है, इसको आप कन्वर्ट कर दिए एक्स गैस में, तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, तो ये वेपराइजेशन हुआ। तो डेल्टा एस वेपराइजेशन निकालना है तो इसका डेल्टा एच निकाल लीजिए वेपराइजेशन का, और किस टेम्परेचर पे हो रहा है, तो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, एक्स का बॉइलिंग पॉइंट है रख दीजिए। या एक्स सॉलिड से एक्स लिक्विड अगर बन रहा है, ऐसा हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, तो ये फ्यूजन हो रहा है। तो फ्यूजन का अगर डेल्टा एस निकालना है आपको, तो फ्यूजन, इस फ्यूजन प्रोसेस का डेल्टा एच निकाल लीजिए अपॉन किस टेम्परेचर पे हो रहा है ये प्रोसेस, तो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे। तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ रख दीजिए, आ जाएगा। जैसे पहले इसको नोट करिए, फिर एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग इसका। पहले इसको नोट करिए। चलिए, जैसे बोला गया 5 मोल वाटर इज कन्वर्टेड फ्रॉम liquid to steam if enthalpy of vaporization of water is 200 kilojoule per mole, then calculate delta S for the process। ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा एस निकालना है किसका, तो लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट किए, मतलब वेपराइजेशन हो रहा है, तो डेल्टा एस वेपराइजेशन ये निकालना है। तो डेल्टा एस इस प्रोसेस का निकालना है, यहाँ डेल्टा एच रखेंगे और अपन बॉइलिंग पॉइंट रखेंगे। डेल्टा एच कितना, तो 200 किलो जूल पर मोल हमें दिया गया। ध्यान दीजिएगा ये क्या दिया गया, पर मोल। एक मोल वाटर को कन्वर्ट करेंगे तो हमें 200 किलो जूल एंथैल्पी में चेंज मिलेगा। हम लोग कितने कन्वर्ट कर रहे हैं, 5 मोल को, तो 5 मोल के लिए डेल्टा एच कितना हो जाएगा, तो 200 किलो जूल एक मोल का है, किलो जूल को पहले जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, और 5 मोल के लिए कर रहे हैं तो इंटू 5 कर देंगे। ये डेल्टा एच हो गया इस प्रोसेस का। अपॉन किस टेम्परेचर पे प्रोसेस हो रहा है, तो वाटर कब वेपर में कन्वर्ट होता है, तो अपने बॉइलिंग पॉइंट। कुछ दिया नहीं गया तो नॉर्मल हम लोग जो वाटर का जानते हैं वही ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 373 केल्विन। केल्विन में रखना है, ऐसा नहीं कि 100 रख दीजिए यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए। तो इतना डेल्टा एस आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे किस यूनिट में आएगा, जूल पर केल्विन। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ये छूट गया था पहले, तो इसको अगर वहां जगह हो तो वहीं पे नोट कर लीजिएगा जहां पे हम लोग ने डेल्टा एस का कैलकुलेशन नोट किया था, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग लिखे थे ना डेल्टा एस, वहीं पे नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट होता है, थर्मोडायनेमिक्स हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। चलिए, फिर ये चैप्टर यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।